क्या ये संभव है कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा वो क्लाइंट नहीं है जो कॉन्फ्रेंस रूम में चिल्ला रहा है, मतलब बल्कि वो है जो पूरी तरह से खामोश है? हाँ बिल्कुल, वो जो एकदम शांत बैठा है ना? जो मीटिंग में बस मुस्कुराता है, चुपचाप आपकी हर बात से सहमत होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बिना कोई शिकायत किए बस किसी दूसरी कंपनी के पास चला जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही डरावना सच है, बहुत डरावना, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। उस चुप्पी के पीछे मतलब जो छिपा होता है ना, वो अक्सर सालों की मेहनत और जो रेवेन्यू है उसे एक झटके में खत्म कर देता है। बिल्कुल, और किसी को भनक तक नहीं लगती। सही बात है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां इस खतरे को तब तक नहीं देख पाती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती, मतलब जब क्लाइंट जा चुका होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज का ये डीप डाइव बहुत खास होने वाला है। हमारे पास जो आज के विस्तृत प्लेबुक और रिसर्च नोट्स हैं, वे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या जिसे हमारी इंडस्ट्री में सीसैट कहा जाता है, उसकी पूरी अवधारणा को उलट कर रख देते हैं। हाँ, बिल्कुल उलट देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जैसे तिमाही या क्वार्टर के अंत में सीसैट को लेकर कंपनियों में एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। अचानक से सबको याद आता है कि अरे हाँ, क्लाइंट को खुश करना है, जिसे हम लास्ट मिनट रश कहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो एक बहुत स्पष्ट मिशन के साथ आते हैं। इस विश्लेषण का मिशन ही यही है कि इस अंतिम समय की भागदौड़ को खत्म किया जाए, इसे एक व्यवस्थित 5 चरणों वाली टाइमलाइन है बदला जाए, ताकि जो अच्छे रिव्यूज हैं वो किस्मत से नहीं बल्कि एक ठोस विज्ञान के जरिए हासिल किए जा सकें। सही कहा आपने। इस पूरी प्लेबुक का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है कि सीसैट कोई एक घटना नहीं है, मतलब ये कोई इवेंट नहीं है जो बस हो गया। हाँ, एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तिमाही के आखिरी दिन भेजा जाने वाला कोई सर्वे लिंक नहीं है जिससे आप किसी चमत्कार की उम्मीद कर लें। ये एक त्रैमासिक आदत है, एक क्वार्टरली हैबिट। इसे हर रोज हर हफ्ते बनाया जाता है। तो स्रोत ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीमें तिमाही के आखिरी हफ्ते में क्लाइंट की खुशी नापने की कोशिश करती है वो दरअसल पहले ही हार चुके हैं। एकदम सही। वो एक हारी हुई बाजी खेल रही हैं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि आपको इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा और इसके लिए प्लेबुक एक बहुत ही बेहतरीन उपमा मतलब एक एनालॉजी पेश करती है। 3 पैरों वाले स्टूल का सिद्धांत। अच्छा, 3 पैरों वाला स्टूल, 3-legged स्टूल। हाँ, तो देखिए, अगर हम ये मान लें कि जो क्लाइंट है वो इस स्टूल की सीट है जिस पर वो बैठा है। ठीक है, क्लाइंट टॉप पर है, सीट पर। बिल्कुल। तो जाहिर है कि उस स्टूल को स्थिर रखने के लिए उसके जो तीनों पैर हैं उनका जमीन पर मजबूती से टिका होना जरूरी है। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो क्लाइंट गिर जाएगा। ये तो बहुत ही विजुअल एनालॉजी है। तो ये 3 पैर असल में है कौन? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये तीनों पैर केवल नाम के लिए नहीं है। ये 3 अलग अलग प्राथमिकताएं हैं जो अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं और उसी टकराव से वो संतुलन पैदा होता है जो स्टूल को सीधा रखता है। वाह, मतलब उनके बीच का तनाव ही स्टूल को मजबूत बनाता है। सही कहा। तो पहला पैर है एंगेजमेंट लीड या जिसे हम ईएल कहते हैं। ये भूमिका उस प्रोजेक्ट के सीईओ की तरह है। इसका काम है क्लाइंट के विजन को समझना, उसे बेचना और उनके साथ एक गहरा संचार बनाए रखना। अगर ये पैर टूटता है तो क्लाइंट का भरोसा टूटता है। समझ गए। तो एंगेजमेंट लीड एक तरह से रिश्ते को संभाल रहा है। और दूसरा पैर है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अब देखिए, अगर एंगेजमेंट लीड सपने दिखा रहा है तो पीएमओ असल में इस बात का ध्यान रखता है कि उन सपनों को पूरा करने में कंपनी का दिवाला नहीं निकल जाए। हाँ, कोई तो होना चाहिए जो बजट देखे। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट का सीओओ है जो लाभ मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, स्कोप और डिलीवरी के समय सीमा पर पैनी नजर रखता है। अगर ये पैर कमजोर पड़ा तो आपकी पूरी प्रक्रिया ढह जाती है। और तीसरा पैर क्या है? तीसरा पैर है टेक्निकल आर्किटेक्ट का, जो समाधान का सीटीओ होता है। ये पैर ये सुनिश्चित करता है कि जो भी वादा किया गया है, जिसके लिए बजट तय हुआ है, वो तकनीकी रूप से काम भी करे, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, अगर ये पैर कमजोर पड़ा तो भले ही एंगेजमेंट लीड कितनी भी मीठी बातें कर ले, सिस्टम क्रैश होने पर क्लाइंट को तो गिरना ही है, डिलीवरी फेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी विसंगति नजर आती है। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर बजट और संसाधनों की कमी होती है ना? हाँ, हर जगह होती है। तो मैं सोच रही थी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक ही शानदार सुपरस्टार अकाउंट मैनेजर हो जो इन तीनों भूमिकाओं को अकेले निभा ले? मेरा मतलब है, अगर एक व्यक्ति को क्लाइंट का विजन भी पता है, उसे तकनीक की भी समझ है और वो टाइमलाइन भी मैनेज कर सकता है, तो 3 अलग-अलग लोगों पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही आम विचार है और सच कहूं तो अक्सर छोटी टीमें यही गलती करती हैं। लेकिन इसके जवाब में स्रोत मास्टर शेफ की एक बहुत ही सटीक उपमा देते हैं। मास्टर शेफ? हाँ, मान लीजिए एक हाई एंड रेस्टोरेंट है। वहां का जो हेड शेफ है वो बहुत टैलेंटेड है, एकदम सुपरस्टार है। अब रेस्टोरेंट में 10 वीआईपी मेहमान आते हैं।
ठीक है। क्या वो हेड शेफ अकेले 10 अलग-अलग डिश बना सकता है और उसी समय मतलब उसी वक्त ये सुनिश्चित कर सकता है कि हर डिश बिल्कुल सही समय पर टेबल पर पहुंचे और साथ ही हर मेहमान के पास जाकर उनसे मुस्कुराकर बात भी कर सके? नहीं, ये तो व्यवहारिक रूप से असंभव है। अगर वो मेहमानों से बात करने जाएगा तो किचन में खाना जल जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो सिर्फ किचन में फंसा रहेगा तो मेहमानों को लगेगा कि उन्हें कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही है। सटीक, बस यही बात है। इसी वजह से एक एंगेजमेंट लीड को, जो कि हमारा हेड शेफ है, एक किचन मैनेजर यानी पीएमओ की जरूरत होती है जो हर घड़ी और हर ऑर्डर पर नजर रखे। हाँ, जो ऑपरेशंस देखें। और उसे एक सू शेफ यानी तकनीकी लीड की भी जरूरत होती है जो ये पक्का करे कि जो खाना बन रहा है, मतलब जो तकनीक है, उसमें कोई कमी ना हो। जब ये तीनों अपनी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े होते हैं तभी क्लाइंट को एक बेहतरीन अनुभव मिलता है। समझ गए। अगर कोई एक व्यक्ति ये सब करेगा तो वो ना तो अच्छी कोडिंग कर पाएगा और न ही क्लाइंट को वो वीआईपी एहसास दिला पाएगा। सही बात है। तो ये स्पष्ट करता है कि इन तीनों भूमिकाओं के बीच जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं वो जरूरी हैं। तो अब जब ये स्टूल का ढांचा समझ आ गया है तो देखते हैं कि स्टूल को जीरो से कैसे तैयार किया जाता है। स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट 5 चरणों वाली टाइमलाइन सामने रखते हैं। हाँ, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन है जिसकी शुरुआत होती है फेज 1 से, जिसे उन्होंने लकड़ी काटना या कट द वुड का नाम दिया है। और ये सप्ताह -12 से सप्ताह -9 का समय होता है, मतलब तिमाही शुरू होने से भी पहले। देखिए, ये वो चरण है जहां अक्सर कंपनियां सबसे बड़ी चूक करती हैं। अच्छा, कैसे? ज्यादातर लोग तिमाही के बीच में जागते हैं। हाँ। लेकिन फेज 1 का उद्देश्य ये है कि स्टूल बनाने से पहले ये तय किया जाए कि हमारे पास लकड़ी कौन सी है, मतलब हमारे पास डेटा क्या है। हाँ, पीएमओ को अपने पूरे पोर्टफोलियो का डेटा इकट्ठा करना होता है। मतलब कौन से 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। वहीं एंगेजमेंट लीड को यह तय करना होता है कि वास्तव में वो वीआईपी स्पॉन्सर कौन है जिन्हें सर्वे भेजा जाएगा। और टेक्निकल लीड शुरुआती जोखिमों की पहचान करता है। और यहाँ सबसे बड़ा माइलस्टोन जो स्रोतों में लिखा है वो ये है कि सप्ताह -9 यानी वीक -9 तक ट्रैकर पूरी तरह से लाइव हो जाना चाहिए। तो एक बार जब डेटा आ गया और लकड़ी कट गई तो पूरी प्रक्रिया फेज 2 में प्रवेश करती है। ये सप्ताह -9 से लेकर सप्ताह -2 तक का एक लंबा चरण है। हाँ, ये काफी लंबा फेज है, जिसे प्लेबुक में पैरों को चिकना करना या सैंड द लेग्स कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है इसे लकड़ी को शाब्दिक रूप से चिकना करने की बजाय क्लाइंट की धारणा को पॉलिश करने के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट एक खुरदुरे स्टूल पर बैठना पसंद नहीं करेगा, वो दबाव में डगमगाता है। बिल्कुल। और इस धारणा को पॉलिश करने का सबसे अचूक हथियार है विन लॉग मेंटेन करना। विन लॉग मतलब सफलताओं का रिकॉर्ड। ये केवल किए गए काम की कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये कहानी सुनाने की कला है। तो इसमें रोजमर्रा के टास्क नहीं जाते? नहीं, पीएमओ हर हफ्ते 2 या 3 सफलताओं या विन्स को इस लॉग में दर्ज करता है। इसका एक कड़ा फॉर्मेट है, पहले समस्या यानी प्रॉब्लम, फिर टीम का एक्शन और अंत में क्लाइंट को हुआ फायदा यानी आउटकम। आपको पता है, ये विन लॉग वाला हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से इस प्लेबुक का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि अक्सर जो हमारी तकनीकी टीम होती है वो काम तो बहुत करती है, लेकिन उससे बिजनेस वैल्यू के भाषा में समझा नहीं पाती। हाँ, ये एक बहुत आम समस्या है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए तकनीकी टीम ने एक बहुत ही जटिल समस्या सुलझाई। वे अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? वे लिखेंगे, हमने इंटीग्रेशन लेयर में नल पॉइंटर एक्सेप्शन को फिक्स कर दिया है। बिल्कुल, एकदम टेक्निकल भाषा। हाँ, अब एक फाइनेंस या मार्केटिंग के वीआईपी स्पॉन्सर के लिए ये पढ़ना मतलब ग्रीक या लैटिन भाषा पढ़ने जैसा है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि नल पॉइंटर क्या होता है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर तकनीकी लीड और एंगेजमेंट लीड को मिलकर काम करना होता है। वे इस उबाऊ तकनीकी भाषा का अनुवाद करते हैं। वो कैसे? उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को वे कुछ इस तरह बदलेंगे। एक सिस्टम एरर जो फाइनेंस टीम की मंथ एंड रिपोर्टिंग को रोक रहा था, उसे हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से सुलझा लिया है। इससे फाइनेंस की टीम अपनी रिपोर्ट समय पर सबमिट कर पाई। वाओ, ये एक जबरदस्त बदलाव है ना? समस्या वही है, एक्शन वही है, लेकिन जो परिणाम है उससे बिजनेस की भाषा में पेश किया गया है। अब जब वो स्पॉन्सर इसे हर हफ्ते की स्टेटस रिपोर्ट के क्लाइंट आउटकम सेक्शन में देखेगा तो उससे लगेगा कि ये टीम असल में उसके बिजनेस को बचा रही है। एकदम सही। और इस अनुशासन को बनाए रखना कोई छोटी बात नहीं है। फेज 2 का जो मुख्य माइलस्टोन है वो यही है कि सप्ताह -4 तक हर प्रोजेक्ट में कम से कम 6 ऐसी विन्स या सफलताएं लॉग हो जानी चाहिए। 6 विन्स, ठीक है। हाँ, इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। जब तिमाही के अंत में सर्वे आता है तो क्लाइंट के दिमाग में वो 6 बड़ी सफलताएं पहले से ही ताजा होती हैं।
वो किसी खाली स्लेट से शुरुआत नहीं करता। तो सप्ताह -4 तक हमारे पास एक बहुत ही शानदार पॉलिश किया हुआ स्टूल तैयार है, जिसमें पिछले 2 महीनों की सफलताओं की चमक है। बिल्कुल तैयार है। तो क्या आप क्लाइंट को सीधा उस स्टूल पर बिठा देना चाहिए? नहीं, यहीं पर फेज 3 आता है। अच्छा, वजन जांचना या टेस्ट द वेट। हाँ, किसी भी क्लाइंट को उस स्टूल पर बिठाने से पहले उसका परीक्षण करना जरूरी है कि कहीं कोई पैर अंदर से कमजोर तो नहीं है। ये सप्ताह -4 से सप्ताह -2 का समय है, जिसे प्री सीसैट हेल्थ चेक कहा जाता है। प्री सीसैट हेल्थ चेक, ये शायद पूरी टाइमलाइन का सबसे नाजुक और असहज कर देने वाला चरण लगता है मुझे। असहज तो है। यहाँ पीएमओ हर प्रोजेक्ट के लिए 10-15 मिनट की एक छोटी सी कॉल शेड्यूल करता है और एंगेजमेंट लीड्स को क्लाइंट के साथ ये कॉल करनी होती है। अक्सर मतलब ज्यादातर एंगेजमेंट लीड्स इस कॉल से बचते हैं। वो क्यों बचते हैं? उन्हें लगता है कि सर्वे भेजने से ठीक पहले क्लाइंट से पूछना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, एक सोते हुए शेर को जगाने जैसा है। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय डर है। कोई भी आलोचना नहीं सुनना चाहता, वो भी तब जब रिपोर्ट कार्ड का समय एकदम नजदीक हो। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इसी डर को चुनौती देते हैं। उनका तर्क ये है कि अगर स्टूल टूटना ही है तो उसे स्टेज पर सबके सामने टूटने से बेहतर है कि वो बैक स्टेज टूटे, मतलब इस हेल्थ चेक कॉल के दौरान टूटे, ताकि टीम को उसे ठीक करने का समय मिल सके। एग्जैक्टली। इस कॉल में एंगेजमेंट लीड क्लाइंट से 3 सीधे सवाल पूछता है। पहला, 1 से 10 के पैमाने पर क्या हम सही प्राथमिकताओं पर केंद्रित हैं? वाओ, वो तो काफी डायरेक्ट है। हाँ, और दूसरा सवाल, क्या हम उस चीज पर काम कर रहे हैं जो अभी आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? और तीसरा सवाल, जो मुझे लगता है कि स्रोतों के हिसाब से सबसे ज्यादा हिम्मत की मांग करता है, वो है अगली तिमाही में आपको बेहतर सपोर्ट करने के लिए हमें क्या अलग करना चाहिए। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। ये सवाल एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण बनाता है ना, जहाँ क्लाइंट अपनी कोई भी दबी हुई निराशा, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है, उसे बाहर निकाल सकता है। सही बात है। और अगर क्लाइंट का स्कोर पहले सवाल पर 7 से कम आता है तो ये एक सायरन बजने जैसा है, खतरे की घंटी। बिल्कुल, उस सायरन का मतलब है कि एक रेड फ्लैग उठ गया है। सर्वे भेजने से पहले टीम के पास तुरंत एक आपात बैठक करने और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ हफ्तों का समय होता है। सप्ताह -2 तक सभी हेल्थ चेक पूरे हो जाने चाहिए, यही इस चरण का माइलस्टोन है। समझ गए। तो जब ये हेल्थ चेक पूरे हो जाते हैं और सभी कमियों को दूर कर लिया जाता है, तब जाकर वो हफ्ता आता है जिसका सबको इंतजार था, सप्ताह -1 से सप्ताह 0। हाँ, सर्वे भेजने का हफ्ता। ये फेज 4 है, क्लाइंट को बिठाना या सीट द क्लाइंट। अब स्टूल पूरी तरह से तैयार है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात उजागर करते हैं कि कैसे ज्यादातर कंपनियां इस अंतिम चरण में आकर सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। वो कैसे? वो 11 हफ्ते तक बहुत अच्छी सेवा देते हैं और फिर सर्वे भेजने के लिए एक डू नॉट रिप्लाई वाला ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बस एक लिंक भेज दिया। अरे हाँ, ये तो सबसे बड़ी गलती है। कोई भी वीआईपी क्लाइंट किसी रोबोटिक ईमेल को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने जो मास्टर शेफ की उपमा की बात की थी वो यहाँ पूरी तरह से लागू होती है। एक वर्ल्ड क्लास मास्टर शेफ अपना सबसे बेहतरीन खाना कभी भी वेटर्स के हाथ टेबल पर नहीं भिजवाता। हाँ, वो खुद आता है। वो खुद किचन से बाहर आता है, डिश को टेबल पर रखता है, क्लाइंट की आंखों में देखता है और गर्व से बताता है कि उसने ये डिश कैसे बनाई है। इसका मतलब है कि सर्वे भेजने का तरीका भी उतना ही व्यक्तिगत और ह्यूमन होना चाहिए। इस फेज में पीएमओ कोई सिस्टम जनरेटेड लिंक नहीं भेजता, बल्कि वो 3 बड़ी सफलताओं का एक सारांश ड्राफ्ट करता है। हाँ। और फिर एंगेजमेंट लीड क्लाइंट को एक बहुत ही व्यक्तिगत ईमेल लिखता है। उस ईमेल में उन 3 सबसे बड़ी सफलताओं का जिक्र होता है जो उन्होंने पिछले 12 हफ्तों में विन लॉग से जमा की हैं। वो ईमेल कुछ इस तरह का होता है: आपके साथ इस तिमाही काम करना एक शानदार अनुभव रहा। हमने मिलकर फाइनेंस की रिपोर्टिंग का मुद्दा सुलझाया, इंटीग्रेशन को तेज किया और कॉस्ट कम की। मैं चाहता हूं कि आप अपना ईमानदार फीडबैक इस सर्वे लिंक के जरिए दें। ये बहुत अच्छा है। आप जरा सोचिए, एक ऑटोमेटेड नो रिप्लाई ईमेल और इस व्यक्तिगत सफलताओं से भरे ईमेल में जमीन आसमान का फर्क है। क्लाइंट को लगता है कि उसे एक ऐसे इंसान ने सर्वे भेजा है जिसने सच में उसके बिजनेस में वैल्यू जोड़ी है। और फेज 4 का माइलस्टोन यही है कि सभी 10 सर्वे इस तरह के पर्सनलाइज्ड नोट्स के साथ भेज दिए गए हों। बिल्कुल। तो चलिए, क्लाइंट ने अपना सर्वे भर दिया, स्टूल पर बैठ गया। क्या अब टीम आराम कर सकती है? यहीं पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। प्लेबुक कहती है कि ये तो बस एक नई शुरुआत है। यहाँ से फेज 5 शुरू होता है, दरारों की जांच या इंस्पेक्ट द क्रैक्स। ये सप्ताह +1 से सप्ताह +4 तक का समय है, पोस्ट सीसैट रिव्यू। दरारों की जांच मतलब जब स्टूल पर वजन पड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई छोटी दरार आ ही जाती है। हाँ, और इस चरण का उद्देश्य किसी को सजा देना या दोष निकालना नहीं है।
ये इस बात का विश्लेषण है कि अगली तिमाही के लिए उस स्टूल को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पीएमओ क्या करता है? पीएमओ यहाँ एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। वो हर दिन रिस्पॉन्स मॉनिटर करता है। अगर सर्वे भेजे जाने के 5 दिन बाद तक कोई जवाब नहीं आता तो पीएमओ एक विनम्र रिमाइंडर, जिसे T+5 कहते हैं, वो भेजता है। और अगर फिर भी नहीं आता तो 10 दिन बाद एक T+10 रिमाइंडर जाता है। अच्छा, साथ ही मैंने पढ़ा कि पीएमओ हर प्रोजेक्ट के लिए 1 पेज का समरी डॉक्यूमेंट भी तैयार करता है, जिसमें ये विश्लेषण होता है कि फीडबैक कैसा रहा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, एंगेजमेंट लीड यहाँ छुपता नहीं है, चाहे क्लाइंट ने 10 में से 10 स्कोर दिया हो या 10 में से 4। मतलब खराब स्कोर पर भी? हाँ, दोनों ही सूरतों में एंगेजमेंट लीड क्लाइंट से संपर्क करता है। वहीं टेक्निकल लीड ये देखता है कि तकनीकी मोर्चे पर क्या फीडबैक आया है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं। और इस पूरी प्रक्रिया का माइलस्टोन ये है कि सप्ताह जमा 4 तक कंपनी के लीडरशिप के सामने ये पूरी पोस्ट सीसैट रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। एकदम सही। यहाँ मैं उस शुरुआती हुक की तरफ वापस लौटना चाहूंगा जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। वो शांत क्लाइंट वाला? हाँ, हमने शांत क्लाइंट के खतरे पर बात की थी। जब सर्वे के नतीजे आते हैं तो अक्सर टीमें खराब स्कोर देने वाले क्लाइंट से घबरा जाती हैं। वे सोचते हैं कि 4 या 5 स्कोर देने वाला क्लाइंट सबसे बुरा है, जो कि बहुत स्वाभाविक है सोचना। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। जिस क्लाइंट ने आपको खराब स्कोर दिया और शिकायत की, वो दरअसल ये कह रहा है कि मुझे अभी भी तुम पर भरोसा है, अगर तुम इसे ठीक कर सको। वाओ, यानी आलोचना एक प्रकार का विश्वास है। बिल्कुल। सबसे खतरनाक क्लाइंट वो है जिसने सर्वे का जवाब ही नहीं दिया, जो एकदम चुप रहा। वो चुपचाप खराब सेवा सहता है और फिर अगली तिमाही में बस अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, क्योंकि वो हार मान चुका है। हाँ, वो आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका तक नहीं देता, क्योंकि वो आप में अपना भरोसा खो चुका है। शिकायत करने वाले क्लाइंट को बचाया जा सकता है, लेकिन शांत क्लाइंट पहले ही जा चुका होता है। यस, ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। एक टीम के लिए इससे बड़ी चेतावनी कोई नहीं हो सकती कि उनका क्लाइंट शांत हो जाए। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी 5 चरणों वाली प्रक्रिया को देखें तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि क्लाइंट सक्सेस कोई जादुई छड़ी घुमाने का काम नहीं है। ये एक निरंतर, कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और ये चक्र तभी काम करता है जब स्टूल के तीनों पैर, एंगेजमेंट लीड, पीएमओ और तकनीकी टीम एक साथ मिलकर काम करें। हर हफ्ते विनलॉग को अपडेट करना, तकनीकी भाषा को बिजनेस की भाषा में बदलना, सर्वे से पहले अपनी कमियों को जानने की हिम्मत रखना और फिर सर्वे को एक मानवीय स्पर्श के साथ भेजना। ये सच में एक बहुत ही कठोर अनुशासन की मांग करता है। बिल्कुल करता है। और यही अनुशासन उस भागदौड़ को खत्म करता है जो अक्सर तिमाही के अंत में देखी जाती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। इस पूरी टाइमलाइन और 3 पैरों वाले स्टूल की उपमा को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, पिछली तिमाही में ऐसे कौन से क्लाइंट थे जिन्होंने आपके बनाए स्टूल को बैठते ही डगमगाते हुए महसूस किया होगा? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगली तिमाही में उस स्टूल के हर एक पैर को मजबूत रखने के लिए टीमों को आज, मतलब इसी वक्त, कौन से स्पष्ट कदम उठाने चाहिए? बहुत ही उम्दा सवाल है। तो हमसे जुड़ने और इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक विश्लेषण करते रहिए और अपने स्टूल के पैरों को मजबूत बनाए रखिए।